Morning everybody. Now we are continuing discuss about the chapter 2 of civics of club 7th. Topic is the pillars of democracy. इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हमारा अगला पड़ाव है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. इसका मीन्स होता है भिन्नताओं को एक अब आप साथ करना. डेमोक्रेसी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, सरकार की ये लायबिलिटी होती है वो सभी को साथ लेके चले, किसी के साथ वो इग्नोर ना करे, किसी को निगलेक्ट ना करे, किसी को अनदेखा ना करे. तो देखते हैं इन ए डेमोक्रेसी इवन ग्रुप हाउएवर स्मॉल इट मे बी मस्ट बी अलाउड टू वॉइस इट्स ओपिनियन. टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सरकार की लायबिलिटी होती है किसी की आवाज़ को या किसी की राय को इग्नोर या अनदेखा ना करें, सभी को साथ लेके चलें. टॉलरेंस मीन्स होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता की भावना को रखें. और उसके बाद जो है इंक्लूसिवनेस मीन्स सभी को ले करके, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के पार्ट्स हों, चाहे वो अपोजिशन के पार्ट्स हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो फॉरवर्ड्स ग्रुप के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों. गवर्नमेंट्स का या सरकार का या डेमोक्रेसी का ये काम होता है कि सभी ग्रुप्स को साथ लेकर के सभी का विकास करने वाली बात होती है. इसी को ही कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. चलिए आगे टॉपिक देखते हैं. लेट अस सपोज मेजॉरिटी गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग द पावर decides to keep the leader of the opposition under arrest in the order to keep them away from the organizing people against the government policies. Can it be called a democratic government? अगर कोई गवर्नमेंट सरकार में आती है और वो विपक्षी पार्टियों के लीडर को परेशान करे और उन पे आरोप लगाए कि वो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी? तो आंसर होगा नो. क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि वो सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेके चले. इसके अलावा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोग को साथ लेके चले, सभी के विकास के लिए काम करे. तो नो, इट इज़ क्लियर केस ऑफ टॉलरेंस विद डिस्ट्रॉय द एवरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार जो है डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को हिलाती है या बेकार करती है. टॉलरेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं हमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए. जो भी अगेंस्ट द वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट उनको सुनना चाहिए. करें कि अननेसेसरी एजिटेशन बंड्स वायलेंस प्रोटेस्ट, बिना कारण के धरना प्रदर्शन बंद या जो प्रोटेस्ट होता है etc become form of the minority intolerance when the cripple public life and create the roadblocks and for the implementation of the people friendly programs of the government. Therefore it is essential in democracy to the respect the freedom of the majority to run the government in the minority's freedom express its opinion. Later also gives the minority freedom to formulate the public opinion against the wrong policies of the government. By doing so, the minority can convert itself to be majority in the next election. देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का एक अपना तरीका होता है. गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, वो हिंसक नहीं होना चाहिए. उनके प्रोटेस्ट से जो सिविलियंस हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट का विरोध करने का एक सिस्टम, एक ऑर्डर होता है नहीं. इसके अलावा गवर्नमेंट में जो हैं उनकी भी ये लायबिलिटी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वॉइस उठ रही है उसको वो सुने, उनकी समस्याओं को सॉल्व करें और उनको साथ लेकर के अपनी स्कीम्स, प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट गोल्स को बनाएं, जिससे कि चाहे माइनॉरिटी में लोग हों, चाहे मेजॉरिटी में लोग हों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, सब एक डेस्क पे आकर के मिल बैठ के काम करें, जिससे कि
सभी का या रूट लेवल्स का भी भला हो, ऐसी प्लान को ही अकोमोडेशन इन डिफरेंसेस कहा गया है। अगला टॉपिक है डिसिप्लिन सिटीजन। देखिए, डिसिप्लिन माने अनुशासन। डेमोक्रेसी में नागरिक बहुत अनुशासित होते हैं। फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड टू बी टू पॉलिटिकली अवेयर एंड डिसिप्लिन। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं और अनुशासित होते हैं। व्हाट डज डिसिप्लिन मीन हियर? यहाँ डिसिप्लिन का मीन्स क्या होता है? करेक्ट, फर्स्ट इट मीन्स डैट द सिटीजन शुड बी अवेयर फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज़। लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स। वो अपने अधिकारों को लिए लड़ाई के लिए भी आ जाए, अधिकार को पाने के लिए। एज आल्सो बी इक्वली विलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। और वो केवल राइट्स के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी 10 कर्तव्य जो संविधान द्वारा बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को अभी हम एक जागरूक नागरिक की तरह काम करें या उसको फॉलो करें। सेकंड, वायलेंस और यूज ऑफ फोर्स हैज़ नो प्लेस इन डेमोक्रेसी। और दूसरी बात, जो डेमोक्रेसी में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। हिंसा मतलब वायलेंस कंडीशन के लिए कोई जगह नहीं होती। हम लोग डेमोक्रेटिक मैनर के तहत परसुएसन, नॉट कोरियंस मेथड ऑफ सच गवर्नमेंट, मतलब हम जो है अपनी बात को पोलाइटली कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को मतलब अपनी बात को कहने के लिए, पहुंचाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बिल ओनली द सिटीजन्स आर डिसिप्लिन। ये तभी होगा जब जो है हम लोग डिसिप्लिन सिटीजन के रूप में होंगे। पॉइंट नंबर थर्ड है फ्रीडम बीइंग द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, disagreements of the unavoidable. People should respect the views of the others, even to the views of the sharp contrast with their own. देखिए, हमें फ्रीडम तो मिली है, लेकिन हमें फ्रीडम तभी तक काम करती है जब तक कि हमारे एक्ट से किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर मेरे ऐसे कार्यों से किसी को कोई नुकसान होता है तो हमारी फ्रीडम वहीं सस्पेंड हो जाती है। तो हमें जो है अपनी फ्रीडम के साथ साथ लोगों की ग्रेवेंसेस या कष्ट या समस्याओं को भी देखना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी काम नहीं करने पड़ेंगे जिससे कि औरों को जो है कष्ट या दुख हो। ये एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन की जो है आप कह सकते हो क्वालिटी होती है। पहली बात तो राइट और ड्यूटी का प्रॉपर इस्तेमाल करें, डेमोक्रेसी में हिंसा का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात जो है अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करें, लेकिन उस फ्रीडम से किसी तीसरे चौथे को नुकसान ना हो। चलिए आगे आते हैं। अगला टॉपिक है डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, सिटीजन्स की तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डिसिप्लिन्ड होती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करने में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं। लोगों को परसुएट करती हैं कि लोग वोट डालें, लोगों को पॉलिटिकल अवेयर करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कैंडिडेट को इलेक्ट करती हैं ना, उनको मतलब चुनाव जिताती हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कैंडिडेट के चुनाव से लेकर के पॉलिटिकल अवेयरनेस से लेकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक वाइटल रोल प्ले करती हैं। और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी का कोई औचित्य या मतलब नहीं रहेगा। करें कि दे शुड प्लेस नेशनल इंटरेस्ट एबव द एवरीथिंग एल्स। हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन जो एम होता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है, राष्ट्र का विकास या राष्ट्र का भला, उसके बाद कोई और मकसद होता है। दे शुड नॉट स्टैंड फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रिलीजन। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष जाति धर्म की नहीं होती है, वो उसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं। पार्टीज बेस्ड ऑन द सच नैरो कंसिडरेशन में कॉज टू अनरेस्ट अमंग द पीपल ऑफ इवन लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेशन। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है छोटी मानसिकता या देश की अस्मिता के साथ खेल नहीं सकती है, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्यता देता है, सिंबल्स देता है। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इलेक्शन को कंडक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसिप्लिन में रहना ही पड़ता है। अदरवाइज़
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन डैमेज देयर रजिस्ट्रेशन एंड देयर सिंबल्स। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो जो है इलेक्शन कमीशन जो है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, नॉट फ्रेगमेंटेशन, अखंडता शुड बी द गोल ऑफ ऑल पार्टीज। सभी पार्टियों का मेन मकसद या मेन सोच होती है। अब अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। देखिए, डेमोक्रेसी में एवरी पर्सन आर इक्वल एंड फ्री। लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं और बराबरी के हकदार होते हैं। तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पे लोग इक्वल हैं, बराबर हैं और सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट या सम्मान है। देयरफॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी में किसी प्रकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव नहीं होता है, जैसे कि कास्ट, जाति का, सब कास्ट, उपजाति, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड बी इक्वल, सभी लोग बराबर हैं और सभी का कंट्रीज़ डेवलपमेंट में इक्वल शेयर होता है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स होता है कि लॉज आर इक्वल फॉर एवरी पीपल, नो बडी इज़ अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कोई भी नियम कानून से बड़ा नहीं है, सभी लोग इक्वल इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ, सभी लोग कानूनी नज़र में बराबर हैं। विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। मीन्स डैट एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के नज़र में बराबर हैं। वी शुड हैव जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है। विच एनी वन कैन अप्रोच इफ जस्टिस हैज़ बीन डिनाइड टू हर और हिम, तो हम लोग न्यायपालिका में जा सकते हैं अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो। बट डज दिस गारंटी जस्टिस एंड फेयरनेस इन द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल? देयर कैन बी सम पीपल हु थिंक दैट दे आर सुपीरियर टू अदर, देयर एरोगेंस मे बी देम टू लुक टू अदर्स एज inferior human beings or slaves or servant. Some may even indulge in the insulting to the weaker ones through the harsh word of the malicious deeds. Such humiliation are clear violence of the human dignity. देखिए, ह्यूमन डिग्निटी सभी को प्रॉपर लाइफ को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इन द प्रीवियस टाइम इन इंडिया, भारत में पुराने समय में अपर कास्ट वेयर डोमिनेंट एंड दे एक्सप्लॉइट द लोअर कास्ट, दे टॉर्चर्ड देम। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको टॉर्चर फिजिकली मेंटली करते थे ना। बट टुडे इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, लॉ एग्जिस्ट एंड एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सभी लोग कानून नज़र बराबर हैं और सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ए सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली इफ़ ऑल मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड ह्यूमन बींग्स विद डिग्निटी। सोशली इक्वली तभी होगा कोई भी समाज जब सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। इफ़ दे आर रिच और पुअर, if they belongs to the upper class or lower class, if they belong to the any groups of the society. दूसरा सब ग्रुप देखते हैं। इकोनॉमिकली डिस्पैरिटी exists in the previous time, but now today everyone are free to elect their occupation. हर व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है, वो अपना कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। दे सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, वो किसी भी प्रकार का अपना प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। नो बडी बाउंडेशन एग्जिस्ट ऑन देम, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। यू से डैट नन शुड स्टार्व एंड नन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। किसी की बेसिक ज़रूरतों को या उसकी आवश्यकताओं को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इफ़ देयर इज एविडेंस on one hand and poverty on the other, there can be no true democracy. अगर लोगों के पास
काम करने के अवसर नहीं होंगे और उनके पास बेरोज़गारी या असहायपन होगा, तो हम ट्रू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तभी होगी जब एवरी पर्सन हैव चांस टू इलेक्ट देयर प्रोफेशन, to select their jobs according to their ability, and the proper uh, uh, opportunities were given to the all people of the society. सबको बराबर का अवसर मिलेगा। लेकिन टुडे इफ़ ए पर्सन बिलोंग टू द एनी कास्ट कल्चर और क्रीड, अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति मजहब या समुदाय का है या किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है, इफ़ दे हैव एबिलिटी, अगर उसके पास योग्यता है, दे फॉट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फॉट कर सकता है। दे मे बी सेलेक्टेड एज ए ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन और द यूनियन गवर्नमेंट। आप कह सकते हो कि वो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स में एक ऊंचे पद पे जा सकता है। देयर इज ए नो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब अपॉर्चुनिटी। आज कोई भी जो है भेदभाव नहीं है लोगों के जॉब पाने में या मोड ऑफ अर्निंग में। तो सो इट इज़ द ट्रू इकोनॉमिक equality. True economic equality means every person have equal opportunity to select their job to earn their livelihood. तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, डेट्स ऑल।